हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बौद्ध धर्म में अगला टॉपिक देखते हैं जो कि है आपका बौद्ध संघ और कार्य प्रणाली। यानी कि बुद्धिज्म में जो यूनियन होता है, यूनियन का अर्थ क्या होता है? लोगों का ग्रुप। यानी कि सिस्टम कैसे काम करता है। बौद्ध का जो संघ होता है बुद्धिज्म में, जो यूनियन है वो कैसे काम करता है, उनकी कार्य प्रणाली कैसी है, क्या सिस्टम से काम करता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्या बोला गया है कि संघ में शामिल होने वाले को उपसंपदा कहा जाता था। संघ में मेंबरशिप यानी कि सदस्यता लेने वाले को श्रमण का दर्जा मिलता था। 10 साल बाद उनकी योग्यता एक्सेप्ट हो जाती थी, तब उन्हें भिक्षु का दर्जा मिलता था। यानी कि बौद्ध संघ में जो भी शामिल होता था, उन्हें उपसंपदा कहा जाता था। उपसंपदा का अर्थ होता है दोस्तों, ये बौद्ध धर्म में ना जो घर गृहस्थी छोड़ के भिक्षु बनने की जो दीक्षा होती है, जो संस्कार होता है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उपसंपदा। ठीक है, ये भी उपसंपदा क्या है? एक प्रकार का संस्कार है, जिसमें भिक्षु बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो भिक्षु बनने की जो दीक्षा होती है ना, उसे ही क्या कहा जाता है? उपसंपदा कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और संघ में सदस्यता यानी कि मेंबरशिप लेने वालों को श्रमण का दर्जा मिलता था। श्रमण, श्रमण का अर्थ होता है दोस्तों वो इंसान जो उच्च लेवल का यानी कि हायर लेवल का कोई किसी प्रकार का आध्यात्मिक या धार्मिक काम के लिए जो तपस्या करता है, जो मेहनत करता है, जो श्रम करता है या फिर जो स्ट्रगल करता है ना, उसे श्रमण कहा जाता है। श्रमण में देखो नाम में श्रम आ रहा है। श्रम का अर्थ क्या होता है हिंदी में? मेहनत। और जो श्रम करता है उसे क्या कहा जाता है? श्रमिक। ठीक है, तो श्रम, श्रमिक और श्रमण मतलब जो मेहनत करता है, जो स्ट्रगल करता है, जो हार्ड वर्किंग होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? श्रमिक तो कहा जाता है। लेकिन बुद्धिज्म में श्रमण किनको बोला जाता है? जो किसी हायर लेवल की आध्यात्मिक या फिर धार्मिक काम के लिए तपस्या करे, मेहनत करे या स्ट्रगल करे, उसे क्या कहा जाता है? श्रमण कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे क्या बोला है देखो कि श्रमण का दर्जा मिलता था। संघ में जो पहले जो सदस्यता लेते थे, मेंबरशिप लेते थे, उन्हें क्या कौन सा दर्जा मिलता था? श्रमण का। 10 साल बाद उनकी योग्यता, मतलब पहले मेंबरशिप लेते थे, उनके बाद उनकी एलिजिबिलिटी चेक की जाती थी कि वो योग्य है कि नहीं। तो 10 साल बाद जब उनकी योग्यता एक्सेप्ट हो जाती थी, तो उनके उसके बाद उन्हें कौन सा दर्जा मिलता था? भिक्षु का दर्जा। ठीक है, भिक्षु का अर्थ क्या होता है दोस्तों? सन्यासी। यानी कि बौद्ध धर्म में सन्यासी का दर्जा मिलता था 10 साल के बाद। 10 साल के बाद जब उनकी योग्यता एक्सेप्ट हो जाती थी, तो उन्हें कौन सा दर्जा मिलता था? भिक्षु का दर्जा मिलता था। भिक्षु का अर्थ होता है दोस्तों सन्यासी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर से बता दे रहा हूं, संघ में शामिल होने वाले को उपसंपदा कहा जाता था। संघ में सदस्यता लेने वाले को श्रमण का दर्जा मिलता था, और 10 साल के बाद जब उनकी योग्यता एक्सेप्ट हो जाती थी, तब उन्हें भिक्षु का दर्जा मिलता था। ठीक है, उपसंपदा क्या होता है? घर गृहस्थी छोड़कर जो बौद्ध भिक्षु बनने की जो दीक्षा ली जाती है, उसे ही क्या कहा जाता है? उपसंपदा। तो उपसंपदा क्या है? एक दीक्षा, बौद्ध भिक्षु बनने की जो दीक्षा होती है ना, उसे ही उपसंपदा कहा जाता है। यह एक प्रकार का संस्कार है। और श्रमण का अर्थ क्या होता है दोस्तों? वो इंसान जो किसी आध्यात्मिक या धार्मिक काम के लिए हायर लेवल की जो स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है, तपस्या करता है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? श्रमण कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। फ्रेंड्स आगे देखते हैं, देखिए इसमें क्या बोला गया है कि बौद्ध संघ में अल्पवयस्क, चोर, हत्यारा या ऋणी व्यक्ति या दास यानी कि गुलाम या रोगी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है। और बौद्ध संघ की संरचना गणतंत्र प्रणाली पर आधारित है, यानी कि बेस्ड है। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया। तो देखो बौद्ध संघ में यानी कि बुद्धिज्म में या यूनियन में कौन कौन शामिल नहीं हो सकता? अल्पवयस्क यानी कि बच्चे, या वो इंसान जिनकी एज कम है। कानून की नजर में देखा जाए तो जिस भी इंसान की एज 18 साल से कम है, उसे हम क्या कहते हैं? अल्पवयस्क, यानी कि वयस्क मानते नहीं हम लोग। यानी कि अल्पवयस्क मानते हैं जिनकी एज 18 से कम हो। ठीक है, तो अल्पवयस्क का अर्थ क्या होता है? कम इंसान, कम एज वाला बच्चा या फिर कोई भी इंसान जिनकी एज कम हो, उनका बुद्धिज्म में प्रवेश क्या है? वर्जित है। चोर, कोई चोर, हत्यारा यानी कि क्रिमिनल या किलर, मर्डरर या ऋणी व्यक्ति जो कोई पैसा अगर उधार लिया है किसी से, वो इंसान। दास यानी कि अगर कोई किसी का गुलाम हो, या रोगी व्यक्ति अगर कोई बीमार हो, ऐसे सारे इंसान बुद्धिज्म में इन लोगों का प्रवेश क्या है? वर्जित है, यानी कि बैन है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात बोली गई है। और बौद्ध संघ की संरचना गणतंत्र प्रणाली पर आधारित है। गणतंत्र प्रणाली का अर्थ क्या होता है दोस्तों? जिसमें पब्लिक अपने राजा अपने राजा या किसी को भी चुनती है। डायरेक्ट पब्लिक चुनती है, प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, एक निश्चित समय के लिए। ठीक है, जहां पर वंशानुगत यानी कि राजा का बेटा राजा होगा, ये वाली प्रणाली नहीं होती है। जहां पर पब्लिक अपने राजा को चुनती है एक निश्चित समय के लिए, प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? गणतंत्र प्रणाली। जैसे भारत में अगर आप देखोगे तो भारत की जनता अपने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को एक निश्चित समय के लिए चुनती है, 5 साल के लिए। राष्ट्रपति को
इनडायरेक्टली यानी कि हम जिनको चुन के भेजते हैं वो लोग चुनते हैं, ठीक है? अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव हम करते हैं और प्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करते हैं? वो हम लोग करते हैं। क्योंकि जब पीएम का इलेक्शन होता है दोस्तों, तो सांसदों को चुन के हम भेजते हैं। हमारे द्वारा चुने गए सांसद लोकसभा या राज्यसभा में बैठते हैं और उनमें जो बहुमत दल का नेता होता है, वो क्या बनता है? प्रधानमंत्री। तो डायरेक्टली हम एक तरफ से देखा जाए तो हम किनको चुन रहे हैं? प्रधानमंत्री को चुन रहे हैं। और राष्ट्रपति को कौन चुनते हैं? सांसद और विधायक लोग जब वोटिंग डालते हैं, तो वो लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो राष्ट्रपति को हम अप्रत्यक्ष रूप से चुन रहे हैं और प्रधानमंत्री को प्रत्यक्ष रूप से। तो ये क्या एक प्रकार की गणतंत्र प्रणाली है। तो उसी गणतंत्र प्रणाली की बात यहाँ की गई है कि बौद्ध संघ की जो संरचना है, वो गणतंत्र प्रणाली पर आधारित है। और बौद्ध धर्म में दोस्तों हर जाति को खुले दिल से स्वागत किया गया बुद्धिज्म में। बुद्धिज्म में हर जाति के लोगों का खुले दिल से स्वागत किया गया और बुद्धिज्म में वर्ण व्यवस्था यानी कि जाति प्रथा जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और जितने भी प्रकार की जातियों का है उन्होंने कड़ा विरोध किया। ठीक है? जैसे कि भारत का जो समाज है वो वर्ण व्यवस्था में और जातियों में विभाजित हो गया था तो बुद्धिज्म ने इनका कड़ा विरोध किया है कि सभी लोग एक समान है, कोई भी इसमें शामिल हो सकता है। ये बात इसमें बोली गई है। ठीक है? हर जाति के लोग बौद्ध संघ में शामिल हो सकते हैं, ये बात बोली गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। फ्रेंड्स आगे देखते देखिए इसमें क्या बोला गया है कि संघ की सभा में प्रस्ताव का पाठ होता था और प्रस्ताव पाठ को ही क्या कहा जाता था? अनुसावन कहा गया है और सभा की वैध कार्रवाई के लिए जो मिनिमम नंबर्स होने चाहिए कि जो मेंबर्स होने चाहिए वो कितने होने चाहिए थे? 20। पहले कितना था? 20 था। दोस्तों संघ की सभा में प्रस्ताव का पाठ होता था यानी प्रस्ताव मतलब एक प्रकार से अपनी बात रखी कोई किसी भी प्रकार की कोई बात कोई सिचुएशन जैसे कोई किसी मुद्दे पर बात करना है वो बात रखी जाती थी उस प्रस्ताव का पाठ होता था ठीक है तो प्रस्ताव का पाठ होता था और प्रस्ताव पाठ को ही क्या कहा गया है अनुश्रवण कहा गया है प्रस्ताव का अर्थ होता है दोस्तों एक प्रकार से आप रेजोल्यूशन समझ सकते हो इंग्लिश में बोला जाता है प्रस्ताव पाठ का अर्थ होता है रीडिंग ऑफ अ रेजोल्यूशन जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा देखते हो, उसमें भी क्या होता है सभी लोग एक ग्रुप बैठता है संघ। लोकसभा में क्या है मेंबर्स ऑफ लोकसभा और राज्यसभा में लोग बैठते हैं और उसमें भी क्या है जैसे बिल पेश किया जाता है, तो उस बिल में क्या होता है बिल एक प्रकार का प्रस्ताव होता है जिसे सभा के सामने रखा जाता है। फिर उस पर पढ़ा जाता है उस बिल को। कोई भी मंत्री जो है सत्ता पक्ष का उस बिल को पढ़ता है, सभा के सामने रखता है। फिर उसके बाद क्या होता है वाद-विवाद होता है, फिर उस बिल पर चर्चा होती है। तो उसी प्रकार से एक प्रकार से वो भी क्या है एक प्रकार का प्रस्ताव है, बातचीत हो रहा है। तो यहाँ भी वही होता था कि संघ की सभा में प्रस्ताव का पाठ होता था और इस प्रस्ताव पाठ को ही क्या कहा गया है? अनुसावन कहा गया है। यानी कि रेज़ोल्यूशन की जो रीडिंग होती थी रीडिंग ऑफ अ रेज़ोल्यूशन उसे क्या कहा गया है? अनुसावन कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स? और क्या बोला गया है कि सभा की वैध कार्रवाई के लिए जैसे कोई भी सभा चलनी है, उसके लिए मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए? 20 होने चाहिए। ठीक है? जैसे किसी भी चीज़ पर मुद्दे पर बातचीत करना है, वाद-विवाद करना है, तो उसके लिए सभा के जो मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए ताकि सभा अच्छे से रन करे, उस पर बातचीत हो सके, तो उसके लिए जो मिनिमम संख्या होनी चाहिए सभा के मेंबर्स की वो कितनी होनी चाहिए? 20 होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स? तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। आगे देखते हैं फ्रेंड्स देखिए क्या बोला गया है कि हर 15वें दिन पूर्णिमा या फिर अमावस्या को संयम उपोत्थ नामक एक सभा होती थी जिसमें पतिमोक्ष का पाठ किया जाता था। ये पतिमोक्ष क्या है? ये विनय पिटक की मठ संबंधी सूची है जिसमें 226 प्रकार के क्राइम और उससे प्रायश्चित करने की सूची दी गई थी। यानी कि हर 15वें दिन पूर्णिमा या अमावस्या के दिन संयम उपोत्थ नामक एक सभा होती थी। संयम उपोत्थ का अर्थ होता है दोस्तों बौद्ध धर्म में मन और शरीर को शुद्ध करने का एक पवित्र अनुष्ठान माना जाता है, ठीक है? संयम उपोत्थ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मन और शरीर को शुद्ध करने का एक पवित्र अनुष्ठान माना जाता है बुद्धिज्म में, ठीक है? उसे ही क्या कहा गया है? संयम उपोत्थ और उसी की सभा होती थी, संयम उपोत्थ नामक सभा होती थी, जिसमें पतिमोक्ष का पाठ किया जाता था, ठीक है? पतिमोक्ष का पाठ किया जाता था पतिमोक्ष क्या है दोस्तों ये विनय पिटक की मठ संबंधी एक सूची है विनय पिटक बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है ठीक है फ्रेंड्स जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विनय पिटक ना दोस्तों त्रिपिटक में से एक है ये जो है बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ माना जाता है इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है विनय पिटक का वो है आपका अनुशासन की टोकरी यानी कि एक प्रकार का रूल बुक या आप संविधान मान सकते हो जिसमें 226 प्रकार के क्राइम और उनसे प्रायश्चित करने की सूची दी गई है ठीक है फ्रेंड्स तो देखिए फिर से पढ़ दे रहा हूं हर 15वें दिन पूर्णिमा या अमावस्या को संयम उपोत्थ नामक सभा होती थी जिसमें पतिमोक्ष का पाठ किया जाता था। ये पतिमोक्ष क्या मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि विनय पिटक की
मठ संबंधी सूची है जिसमें 226 प्रकार के क्राइम और उनसे प्रायश्चित की पूरी विधियां दी गई हैं। संयम उपोस्त का जो जो संयम उपोस्त है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? ये बौद्ध धर्म में मन और शरीर को शुद्ध करने का एक पवित्र अनुष्ठान माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसकी सभा होती थी और जिसमें पतिमोक्ष का पाठ किया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। तो फ्रेंड्स, ये था बौद्ध संघ और कार्यप्रणाली के बारे में एक छोटी-सी जानकारी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।